ही तो इस पूरे अधिनियम की सबसे बड़ी पहेली है। मतलब इतना बड़ा दस्तावेज जो हमारे आज के प्रशासनिक ढांचे का ब्लूप्रिंट है, उसकी नींव आखिर कैसे पड़ी? देखिए, इसकी नींव रातों रात नहीं पड़ी थी। ये एक बहुत ही सोची समझी क्रोनोलॉजी थी। अगर हम शुरुआत पर गौर करें तो इसकी शुरुआत साइमन कमीशन से होती है, जो 1927 में आया था। अरे हाँ, वही साइमन कमीशन जिसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। बिल्कुल। तो उस विरोध को शांत करने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ब्रिटेन भारतीयों से बातचीत कर रहा है, उन्होंने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, और उन सम्मेलनों का जो भी निचोड़ निकला, उसे 1933 में श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के रूप में पेश किया गया। तो मतलब वो व्हाइट पेपर एक तरह का ड्राफ्ट था। एग्जैक्टली। फिर लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त प्रवर समिति बनी, जिसने इसी श्वेत पत्र पर अपनी मुहर लगाई और फाइनली अगस्त 1935 में इसे शाही मंजूरी मिल गई। इस पूरी क्रोनोलॉजी को याद रखने के लिए ना हमारे पास स्रोत में एक बड़ी मजेदार स्मार्ट ट्रिक है। अरे वाह, क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि साइमन गोलमेज पर सफेद लिनन बिछाकर 35 का कानून लाया। क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। साइमन से साइमन कमीशन, गोलमेज से तीनों सम्मेलन। हाँ, और सफेद से श्वेत पत्र और लिनन से लॉर्ड लिनलिथगो। ये ट्रिक्स चीजों को दिमाग में प्रिंट करने के लिए वाकई बेहतरीन है। और इस कानून के आकार की बात करें तो जैसा मैंने कहा, ये बहुत लंबा दस्तावेज था। मतलब कितना बड़ा था ये? इसमें 321 अनुच्छेद थे, ये मतलब 321 सेक्शंस। साथ ही 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। इसके लिए भी एक छोटी सी नंबर ट्रिक है हमारे पास। 3 to 1 10 शेड्यूल्स को। हाँ, ये 321 से 321 याद रखना आसान हो जाता है। लेकिन इतने विशाल अधिनियम में एक बड़ी अजीब बात भी थी। वो क्या? इतने बड़े कानून की अपनी कोई प्रस्तावना या प्रिएम्बल ही नहीं थी। मतलब जो दस्तावेज आधुनिक भारत के संविधान का 70% आधार है, उसका अपना कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं था। ये थोड़ा हजम नहीं होता। बिल्कुल। उन्होंने सीधे 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही उठाकर इसमें चिपका दिया था। तो क्या ये अंग्रेजों की जल्दबाजी थी, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी इतनी आलसी थी कि वो एक पन्ने का इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाई? आलस्य बिल्कुल नहीं था। ये विशुद्ध रूप से कानूनी और राजनीतिक चाल थी। चाल? कैसी चाल? देखिए, किसी भी कानून की प्रस्तावना भविष्य का नजरिया तय करती है। अगर 1935 में कोई नई प्रस्तावना लिखी जाती तो भारतीयों का भारी दबाव था कि उसमें डोमिनियन स्टेटस का स्पष्ट लिखित वादा होना चाहिए। अच्छा, और ब्रिटेन उस समय भारत को ऐसा कोई ठोस आश्वासन देने के मूड में नहीं था? बिल्कुल नहीं। अगर वो प्रस्तावना में डोमिनियन स्टेटस नहीं लिखते तो विद्रोह और भड़कता। इसके लिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। नई प्रस्तावना लिखो ही मत, ताकि कानूनी रूप से उन पर कोई नया वादा थोपा ना जा सके। यानी बिना कुछ कहे सब कुछ नकार देना। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। अब अगर हम इसके अंदर के प्रशासनिक ढांचे को देखें, तो स्रोत बताता है कि इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। हाँ, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये योजना कागजों से बाहर कभी निकली ही नहीं पाई। सही कहा, वो बस एक कोरा सपना बनकर रह गई। तो जब इतना बड़ा कानून बन रहा था, तो ये रियासतें इसमें शामिल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ एक बहुत बड़ी चालाकी की थी। उन्होंने ब्रिटिश प्रांतों के लिए तो इस संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन देशी रियासतों के राजाओं और महाराजाओं को एक विकल्प दे दिया। अच्छा, मतलब उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। हाँ, कि वे चाहें तो जुड़ें और ना चाहें तो ना जुड़ें। अब जरा रियासतों के नजरिए से सोचिए। कोई भी राजा अपनी संप्रभुता या अपना निरंकुश अधिकार किसी ऐसे संघीय ढांचे को क्यों सौंपना चाहेगा? जाहिर है, जहां उसे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं के साथ सत्ता साझा करनी पड़े, वहां वो क्यों जाएगा? राजाओं को अपना राजपाट छीनने का डर रहा होगा। बिल्कुल। और ब्रिटिश सरकार ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो खुद भी नहीं चाहते थे कि एक मजबूत अखिल भारतीय संघ बने जो कल को उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो रियासतों ने मना कर दिया और संघ का विचार वहीं खत्म हो गया। हाँ, लेकिन प्रांतों के स्तर पर एक बड़ा बदलाव जरूर आया। 1919 से जो द्वैध शासन यानी डायरकी प्रांतों में चल रही थी, उसे हटाकर प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। और जो द्वैध शासन प्रांतों से हटा, उसे उठाकर केंद्र पे थोप दिया गया। इसके लिए स्रोत में एक लाइन बड़ी सटीक बैठती है: प्रांत हुए आजाद, सेंटर में आया विवाद। ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। अगर मैं इसे एक
कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह देखूं तो ये ऐसा है जैसे किसी कंपनी ने अपने ब्रांच मैनेजरों को तो डिसीजन लेने की आजादी दे दी, लेकिन हेड ऑफिस में दो अलग-अलग सीईओ बिठा दिए। क्या केंद्र में द्वैध शासन का मतलब यही था कि आधे फैसले वाइसरॉय लेगा और आधे भारतीय मंत्री? ये एनालॉजी इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। हेड ऑफिस यानी केंद्र में सत्ता का ऐसा बंटवारा किया गया जो काम को उलझाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। वो कैसे? देखिए, रक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक मामले जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व्ड विषय थे, वे सीधे वाइसराय के कंट्रोल में रहे। इन पर भारतीय मंत्रियों का कोई दखल नहीं था। और जो बाकी बचे कुचे विषय थे? वे मंत्रियों को दिए गए। एग्जैक्टली। देश चलाने की असली चाबी अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी, जबकि रोजमर्रा के सिरदर्द वाले काम भारतीयों को सौंप दिए। तो शक्तियों का ये जो बंटवारा था, ये कैसे किया गया था? इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई थीं: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जो सिस्टम आज भी हमारे संविधान में चलता है। एग्जैक्टली। और इनमें विषयों की संख्या थी 59, 54 और 36। 59, 54, 36। ये तो किसी पुराने जमाने के फोन नंबर जैसा लग रहा है। है ना? याद रखने के लिए ये एक बहुत अच्छी नंबर ट्रिक है स्रोत से। 59 संघीय में, 54 प्रांतीय में और 36 संवर्ती में। लेकिन मेरा ध्यान इन नंबरों पर उतना नहीं है जितना उस चीज पर है जो इन सूचियों में थी ही नहीं। आपका मतलब अवशिष्ट शक्तियों से है? हाँ, अवशिष्ट शक्तियां। क्योंकि अगर हम आज के सिस्टम को देखें तो जो विषय किसी सूची में नहीं होते, उन पर कानून बनाने की ताकत चुनी हुई संसद के पास होती है। लेकिन 1935 के इस अधिनियम में ये सारी शक्तियां सीधा वाइसराय को दे दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, प्रांतीय स्वायत्ता तो महज एक दिखावा था ना। वाइसराय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल था। अच्छा, मतलब पीछे के दरवाजे से सारा कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना था। बिल्कुल। वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते थे कि कोई नया विषय सामने आए और उस पर भारतीय नेता कानून बनाने लगे। तो जो बच गया उसका बॉस वाइसराय। ये ट्रिक स्रोत में दी गई है और ये बिल्कुल सही बैठती है स्थिति पर। हाँ, और शायद यही कारण है कि आपातकाल की स्थिति में वाइसराय को प्रांतीय विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। मतलब जब भी वाइसराय को लगता कि कोई प्रांतीय सरकार उनके हितों के खिलाफ जा रही है, वो एक झटके में उस पूरी स्वायत्ता को रद्द कर सकता था। एकदम सटीक। ये स्वायत्तता एक ऐसे पट्टे की तरह थी जो दिख तो लंबा रहा था, लेकिन उसका दूसरा सिरा मजबूती से वाइसराय के हाथ में बंधा था। हालांकि ये इतिहास की एक अजीब विडंबना है कि 1935 के इन्हीं आपातकालीन प्रावधानों ने स्वतंत्र भारत के संविधान में आपातकाल के ढांचे की नींव रखी। सच में ये हैरान करने वाला है कि जिस सिस्टम को हमें कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, उसी को हमने अपने देश की एकता बनाए रखने के लिए अडॉप्ट कर लिया। तो नियम तो बन गए और सूचियां भी तय हो गईं। अब इन नियमों को लागू करने के लिए कुछ संस्थाओं की भी जरूरत पड़ी होगी। हाँ, और यहीं से हमारे आधुनिक भारत के कई बड़े संस्थानों का जन्म होता है। जैसे 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे, राइट? एकदम सही। और इसके अलावा हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई। वाओ, मतलब आरबीआई भी इसी अधिनियम की देन है। बिल्कुल। साथ ही केंद्रीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों का भी गठन हुआ। इसके अलावा स्रोत में विधायिका के ढांचे में एक बड़े बदलाव का जिक्र है। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। जी हाँ, कुछ प्रांतों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी बनाई गई। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है स्रोत में बॉम, BOM और फिर BAM। ये बहुत दिलचस्प है। बी से बंगाल, ओ से यहाँ उड़ीसा नहीं बल्कि बॉम्बे है, और M से मद्रास। हाँ, और फिर अगले B से बिहार, A से असम और M की जगह U रखकर यूनाइटेड प्रोविंसेस। इन 6 प्रांतों में 2 सदन बनाए गए। लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं था, ये पूरी तरह से एक राजनीतिक दांव था। राजनीतिक दांव कैसे? ये जो 6 प्रांत थे ना, ये उस समय राजनीतिक गतिविधियों और राष्ट्रवाद के सबसे बड़े केंद्र थे। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर यहाँ की विधानसभाओं में राष्ट्रवादी नेता बहुमत में आ गए तो वो रैडिकल कानून पास कर सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने एक उच्च सदन यानी विधान परिषद बना दिया। एग्जैक्टली। विधान परिषद में जमींदार, बड़े व्यापारी और ब्रिटिश वफादारों का दबदबा होता था। ये सदन एक तरह से विधानसभा के फैसलों पर ब्रेक लगाने का काम करता था। मतलब अगर निचला सदन कोई प्रगतिशील फैसला ले भी ले
तो ऊपरी सदन उसे ब्लॉक कर दे। ये तो फिर से उसी ब्रेक वाले मैनुअल की बात हो गई। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा इस अधिनियम ने चुनावी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए। वोटिंग का दायरा बढ़ाया गया और लगभग 10% आबादी को मताधिकार मिल गया। बाहर से देखने पर यह जरूर एक प्रगतिशील कदम लगता है, लेकिन इसी के साथ ब्रिटिश राज ने अपना सबसे खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल किया। आप सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार की बात कर रही है ना? बिल्कुल। मुसलमानों और सिखों के लिए अलग निर्वाचन तो पहले से था, लेकिन 1935 के अधिनियम ने इसे दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक बढ़ा गया। मैं यही पॉइंट उठाने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज शायद ये तर्क दे रहे होंगे कि वे समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं और मजदूरों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हाँ, वो दुनिया को तो यही दिखा रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत में वे भारतीय समाज को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे थे कि वे कभी भारतीय के रूप में एक साथ वोट ही न कर सकें। यही उनका असली उद्देश्य था। ये फूट डालो और राज करो की नीति का चरम था। अगर आप एक महिला है तो आप महिला उम्मीदवार को वोट देंगी, अगर आप मजदूर है तो मजदूर को। और बांटने का ये खेल सिर्फ समाज तक सीमित नहीं रहा। 1935 के अधिनियम ने भारत का भूगोल भी बदल दिया। हाँ, इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जिसके लिए हमारे पास वो BOS वाला मॉडल है। B से बर्माउंड, O से उड़ीसा न्यू और S से सिंध न्यू। सही कहा। बर्मा को अलग करना मुख्य रूप से एक रणनीतिक और सैन्य कदम था। रणनीतिक कदम मतलब वो भारत के राष्ट्रवाद से डर रहे थे। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य देख रहा था कि भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय राजनीतिक चेतना की आग बर्मा तक पहुंचे। इसलिए बर्मा को अलग करके उसे एक अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया, ताकि वहां उनका कंट्रोल बिना किसी भारतीय दखल के चलता रहे। एग्जैक्टली। इतने सारे बदलाव, संस्थाओं का निर्माण, शक्तियों का जटिल बंटवारा और समाज के टुकड़े करने की नीतियां, उस समय के जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, वे इस पूरी व्यवस्था को किस नजर से देख रहे थे? वे इस छलावे को बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए जो कहा, वो आज भी इतिहास के पन्नों में सबसे सटीक विश्लेषण माना जाता है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने इसे एक ऐसी कार बताया जिसमें ब्रेक तो बहुत है पर इंजन कोई नहीं है। अरे वाह, ये रूपक कमाल का है और हमारी आज की शुरुआत वाली एनालॉजी से बिल्कुल मेल खाता है। हाँ, कार का बाहरी ढांचा चमचमाता हुआ है, फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक जैसी एक्सेसरीज लगी हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो असली इंजन चाहिए यानी संप्रभुता, वो है ही नहीं। सिर्फ ब्रेक हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियां और गवर्नर के विशेषाधिकार जो गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नेहरू ही नहीं, M.A. जिन्ना ने भी इस अधिनियम को खारिज करते हुए कहा था कि ये पूर्ण रूप से सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। इन सभी नेताओं का गुस्सा इस बात पर था कि इतनी बड़ी कवायद के बावजूद अंतिम और सर्वोच्च सत्ता किसी भारतीय विधायिका के पास नहीं थी। हाँ, भारत का भाग्य तय करने का अंतिम अधिकार अब भी ब्रिटिश संसद के पास ही सुरक्षित था। यानी कार चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका स्टीयरिंग और चाबी लंदन में ही बैठे अंग्रेजों के हाथ में थी। सही कहा। 1935 का ये अधिनियम ब्रिटिश साम्राज्य का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत को स्वायत्तता दी जा रही है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी पकड़ को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया था। लेकिन इतिहास का पहिया देखिए कैसे घूमता है। जिस दस्तावेज को उलझाने और नियंत्रित करने के लिए इतने दिमाग से ड्राफ्ट किया गया था, उसी ने स्वतंत्र भारत के संविधान को एक रेडीमेड ढांचा दे दिया। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। उन्होंने 1935 के अधिनियम के उस ढांचे का इस्तेमाल किया जो एक विशाल देश का प्रशासन चलाने के लिए जरूरी था। हाँ, लेकिन उन्होंने उसमें वो इंजन भी डाल दिया जो गायब था, यानी लोकतांत्रिक संप्रभुता और मौलिक अधिकार। बिल्कुल सही। और मुझे विश्वास है कि इस गहरे विश्लेषण ने श्रोताओं को इस अधिनियम के उन परतों को समझने में मदद की होगी जो आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में छिप जाती हैं। वाकई। और अब इस चर्चा को समेटते हुए हम एक विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है। वो सवाल क्या है? आज हमने देखा कि हमारे वर्तमान प्रशासनिक सिस्टम का लगभग 70% हिस्सा सीधे 1935 के उसी अधिनियम से आया है जिसे नेहरू ने बिना इंजन की कार कहा था। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि आज भी हमारे मॉडर्न सिस्टम में, हमारी नौकरशाही की कार्यप्रणाली में कुछ ऐसे अदृश्य ब्रेक मौजूद हैं?
ये बहुत ही गहरा सवाल है। कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे लाल फीताशाही के नियम जिन्हें असल में अंग्रेजों ने हम पर कंट्रोल रखने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन वो आज भी हमारे सिस्टम में किसी ना किसी रूप में जिंदा हैं। सोचने वाली बात है। उस भारी भरकम इंस्ट्रक्शन मैनुअल के बारे में एक बार फिर से जरूर विचार किया जाना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। इमेजिन